डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस समय में हम आपको प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 पढ़ाते हैं। आज मेरा 6ठा लेक्चर है। कविता का नाम है जनतंत्र का जन। सबसे पहले हम आपका कवि से परिचय कराते हैं। तो इस कविता के कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं, उत्तर छायावाद के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। और एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक झलक भी है। उनकी काव्य कला में फूल और अंगारे दोनों हैं। इसके उदाहरण हैं उर्वशी और कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ काव्य। दिनकर जी के लिए देश और हिंदी से बड़ा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। जिस नेहरू जी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था, 1962 में जब चीन से भारत हार गया, तो दिनकर जी नेहरू जी के ही खिलाफ बोलने में थोड़ा सा संकोच नहीं किए और राज्यसभा में बड़ा ही कठोर शब्दों में उन्होंने नेहरू जी की आलोचना की थी। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। इन पंक्तियों में इसके अलावा 20 जून 1962 को हिंदी की जब अवहेलना की जा रही थी, तो उस दिन भी उन्होंने राज्यसभा में ऐसा भाषण दिया था कि सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उन्हें हिंदी से बहुत ज्यादा प्यार था। दिनकर जी एक ऐसे कवि थे जिनके बारे में बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकार जो हैं प्रशंसा जनक टिप्पणी किए हैं, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह का नाम प्रमुख है। द्विवेदी जी ने कहा था कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के ये प्रतीक थे। हरिवंश राय जी ने कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं
बल्कि गद्य, पद, भाषा और हिंदी सेवा के लिए इनको 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। काशीनाथ सिंह बोले थे कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम आपका ध्यान दिलवाते हैं। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। ये बेगूसराय जिला जो बिहार में पड़ता है के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव और उसके आसपास हुई। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास विषय में किए। ये अध्यापन और शैक्षणिक प्रशासन से जुड़े रहे। इनकी कई कृतियां हैं जिसमें इनकी काव्य कृतियां बहुत अधिक है। कुछ प्रमुख काव्य कृतियों का नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इनका काफी जो है मशहूर महाकाव्य माना जाता है। इसके अलावा हारे को हरि नाम, कई इन्होंने कविता संग्रह लिखे। गद्य लेखन भी ये किए। मिट्टी की ओर, चित्तौर का साका, देश विदेश, लोकदेव नेहरू, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, ये सब संस्कृति के 4 अध्याय, धर्म, नैतिकता और संस्मरण जैसी कई रचनाएं इन्होंने जो है वह की। ये दिनकर जी की रचना आपको एक कविता के रूप में यहाँ पढ़ना है। 12वीं कक्षा में भी दिनकर की रचना आपको पढ़ना है। अर्धनरीश्वर नाम से 12वीं कक्षा में दिनकर जी का एक निबंध है। वहां पर हमने अर्धनारीश्वर पाठ में दिनकर जी का विस्तार से परिचय कराया है। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर दिनकर जी का विस्तृत परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। यानी कि ये कहते हैं कि अब राजा महाराजाओं का युग जो है वो समाप्त हो चुका है। अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। वक्त ने जो अंगड़ाई ली है और शासन की शक्ति जो है वह बिखर गई है। अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रही, पूरी प्रजा के हाथ में चली गई है। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। तो अब बादशाहों का युग समाप्त हो चुका है। राजतंत्र का किला ध्वस्त हो चुका है। अब जनतंत्र का जमाना जो है आ गया है। हमेशा किसी का जमाना नहीं रहता है। कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। यानी कि जिस विद्रोह की चिंगारी को दलन और अत्याचार के राख में दबा दिया गया था, वक्त के हवा के झोंके ने जो है उसमें फिर से आग जो है
वह जला दिया है, यानी कि अब बुझी हुई राख सुगबुगा उठी है, यानी कि जैसे राख से कोई आग ढकी होती है और उस पर हवा कीजिएगा तो अंदर से हल्की हल्की चिंगारी सुलगने लगती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। आज जो लोग मिट्टी में थे, धरती पर दबे हुए लोग थे, आज उनको इस बात का गुमान हो रहा है कि अब वक्त बदल गया है, अब हमारा जमाना आ रहा है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब समय के पहिए का, समय के रथ का आवाज सुनो। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। कहते हैं कवि, राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी, कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ऐ राजाओं, अब तेरा वक्त नहीं रहा, अब राजतंत्र का जमाना खत्म हो चुका, अब प्रजातंत्र का जमाना आ चुका है। इसलिए अब सिंहासन खाली करो, जनता जो है आ रही है। और न समझ में आता है वो तो समय के रथ की आवाज को सुनो। वक्त बदल चुका है, जनता की चाहत और उमंग भी बदल चुकी है। अब जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। कहा भी गया है कि ये जो मजदूर, किसान, दबे कुचले लोग हैं, जब मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, वो सारी दुनिया मांगेंगे। जनता जिसको मिट्टी की अबोध मूरत समझी जाती थी, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, यानी कि जनता को, जिस जनता को बेजान समझा जाता था कि हम उन्हें रौंदते रहेंगे, उनकी इच्छाओं का दमन करते रहेंगे, उनके अरमानों के फूल को कुचलते रहेंगे, लेकिन जनता चुपचाप खामोशी से कुछ नहीं कहेगी, मूरत की तरह बेजान रहेगी। अगर थोड़ी बहुत कहीं कठिनाई होगी तो जैसे दूधमुही बच्ची को 2-4 खिलौने देकर बहला फुसला देते हैं, वैसे हम जनता को बहला फुसला देंगे। तब वह बात नहीं रहा। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जिस जनता को शोषण के सांप जो थे, उसके खून को चूस कर अपने आप को बर्बाद कर, अपने आप को आबाद कर रहे थे, जनता के खून से उनके तरक्की की फुलवारी सींची जा रही थी। अब वह जनता जो चुपचाप दर्द झेलने को, सहने को मजबूर थी, अब वो जनता मजबूर नहीं रही है, अब वो मजबूत और मगरूर हो गई है। जनता, हाँ, लंबी चौड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुर, जनता इस पर क्या कहती है। आज एक गंभीर प्रश्न आ गया है कि जो जनता सारी वेदनाओं को, सारी पीड़ाओं को चुपचाप सह रही थी, अब इस पर जनता की क्या राय है। किसी भी जनमत को, किसी भी देश की जनता को, आप प्रजा को ज्यादा दिन तक बेवकूफ बना के नहीं रह सकते हैं। ज्यादा दिन तक खोखले वादों और नारों से जनता का आप पेट नहीं भर सकते हैं। पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत होती है। अत्याचार और अन्याय और शोषण का विरोध एक न एक दिन जरूर होता है। जिस जनता को कमजोर समझा जाता है, वही जनता मजबूत बन जाती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने।
हमने पहले भी कहा कि जनता को लोग जैसे समझते थे कि दूधमही बच्ची है, दो चार खिलौने जंतर मंतर थमा दीजिए और जनता उसी में मस्त हो जाएगी और जनता असलियत को नहीं समझेगी। जैसे जनता की बेरोजगारी, उसकी भूखमरी, जनता की खुशहाली का ध्यान नहीं दिया जाता है और जनता को बहला फुसला कर कहा जाता है कि तुम्हारे खाते में इतना रुपया डाल देंगे, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हम आपकी सहायता कर रहे हैं। एक मजदूर 500 रुपया लेकर क्या करेगा? वो तो एक दिन मजदूरी का मौका मिल जाए ठीक से तो 500 रुपया कमा लेगा। तो ये मजदूर कितने दिन बेवकूफ बन के रहेंगे? कितने दिन शासक उनको बेवकूफ बना के रखेंगे कि हम आपके खाता में 500 1000 रुपया डाल देते हैं, आप खुश रहिए, बेरोजगारी का परवाह मत कीजिए, आप बेकार हो गए इसका परवाह मत कीजिए। ऐसी जनता कब तक बेपरवाह और लापरवाह जिएगी? जीने के लिए उसको रोटी चाहिए। जनता हवा पीकर नहीं जीती है। 500 रुपये महीने से, 1000 रुपये महीने से जनता का पेट भरने वाला नहीं है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को इलाज चाहिए बीमार पड़ने पर। जनता को बाढ़ में हर साल डुबा कर मारेंगे और जनता को कहेंगे कि ये लो 2-4 रोटी खिला देते हैं, तुमको हेलीकॉप्टर से बिस्कुट गिरा देते हैं, खुश हो जाओ। तो जनता तो पूछेगी ना कि आप बाढ़ कहीं नियंत्रण में क्यों नहीं कर लेते, अच्छे बांध क्यों नहीं बनाते थे, नदियों की जलधारा को नियंत्रित क्यों नहीं करते, हमारे लिए सुरक्षित आवास क्यों नहीं बनाते। ये हर साल हमको बाढ़ में 3 महीने जो है एक जाहिलों की जिंदगी जीने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है। तो यही जो है कवि कहना चाहता है कि जनता को दूधमुही बच्ची की तरह 2-4 जंतर मंतर, ये जो जंतर मंतर है जनता को बहलाने फुसलाने का, कि आप बेकार हो गए कोई बात नहीं, आपकी नौकरी चली गई कोई बात नहीं, आपके कल कारखाने बंद हो गए कोई बात नहीं, हम आपके खाता में 500 रुपया डाल देते हैं, आप मस्त रहिए, इससे आपका गुजारा हो जाएगा। तो ऐसे जनता का कितना दिन गुजारा होगा? जनता कितने दिन ये इस तरह के मदद पर जिएगी? तो जनता को आज नहीं कल उसके समस्याओं का समाधान चाहिए। जनता को सुरक्षा और शांति चाहिए। जो हर साल बाढ़ आता है कोई ना कोई उसका अस्थायी निदान चाहिए। जनता बीमार पड़ती है उसके लिए अच्छे अस्पताल चाहिए, दवाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए। जनता जो है कोई उसके घर का मर गया उसको कुछ आर्थिक सहायता दे दीजिए, ये लीजिए अपनी लाश का कीमत ले लीजिए। तो इससे जनता कितने दिन बेवकूफ बन के जय जयकार करेगी? नहीं करेगी। यही कवि का भाव है यहाँ पर। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को कुपाकुल हो भिड़कुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जो जनता अपने हथेली पर उठाकर और शासकों के पोशाक को, शासकों के चेहरे को चमकाती है, जो जनता जिंदाबाद के नारे लगाती है, वही जनता जब कल क्रुद्ध हो जाती है, कुपित हो जाती है, तो उसके अंदर, उसके दिल में भूचाल आता है, बवंडर उठते हैं और वही जनता जिस नेता की जयकार करती है उसी नेता का पुतला जलाती है, उन्हीं के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाती है। जब जनता का कल्याण नहीं होता है, जनता की भलाई नहीं होती है और कहती है कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है, आप बहुत दिन हमें सुशासन का और बहुत दिन वादों का तोहफा दिखा दिए, अब आप जरा उतरिए और किसी और को मौका दीजिए, हम उससे कुछ करने की उम्मीद करेंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप रिटायर होइए, आपके भी अब रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। यही कारण है कि चाहे कितना हो कोई लोकप्रिय व्यक्ति हो, जब वो अलोकप्रिय कदम उठाता है, जनता के अहित में कदम उठाता है, जनता को सुख और शांति नहीं दे पाता है, तो उसका सियासत का महल जो है वह बिखर जाता है, वह ढह जाता है। वही जनता
एक दिन पूछने तक नहीं जाती है। आगे बढ़ते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जनता वक्त की धारा को बदलना चाहती है, जनता समय की धारा को बदलना जानती है। जनता जो है वह लाखपति को खाकपति और खाकपति को लाखपति बनाना जानती है। जनता अगर सर पर चढ़ाना जानती है तो जनता सर से उतारकर फेंक देना भी जानती है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के धक जाते हैं। यह और न कोई जनता स्वप्न जाए, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। जनता जो है अंधकार के सीने को चीर देती है। कौन सा अंधकार भाई? तो जनता जो कुव्यवस्था का अंधकार है, जो अन्याय और शोषण का अंधकार है। नहीं, जनता जो है जब आवाज लगाती है तो लगता है कि आसमान थरा उठेगा और धरती कांप उठेगी। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। ये कविता जब लिखी गई थी तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई थी। कवि कहते हैं कि 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। आज अभिषेक राजा का नहीं होगा, प्रजा का होगा। हर देश की हर जनता जो है वह राजा होगी, कोई एक राजा यहाँ पर नहीं होगा। ताज जो है वह राजा के माथे पर नहीं रखा जाएगा, आज ताज जनता के माथे पर रखा जाएगा। यह वह ताज होगा कि जनता के मन लायक इस ताज को पहनकर कोई उसका सरताज बनेगा, उसका दिलसाज बनेगा, उसके दर्द दिल की आवाज बनेगा तो जनता उसको सर माथे पर बैठा के रखेगी। अगर वह जनता की नजरों में गिर गया, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, जनता को दर्द पीड़ा दिया, तो वही जनता उसको उस मुकुट को उतार कर किसी और के माथे पर रख देगी। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। कहता है कि अब आरती की थाल मंदिरों और राज प्रसादों में यानी राजमहलों में नहीं होगा, राजा महाराजाओं की आरती नहीं उतारी जाएगी। अब उन राजाओं की आरती उतारी जाएगी, उन देवताओं की आरती उतारी जाएगी। वो देवता कहाँ मिलेंगे? अब तो सड़क के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, जो खेतों और खलिहानों में खटते हुए मिलेंगे, परिश्रम करते हुए मिलेंगे। फावरे और हल राजदंड बनेंगे, यानी कि अब फावरे और हल ही जो है जनतंत्र का, राजा का भाग्य विधाता बनेंगे। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। अब सोना जैसा मिट्टी जो है अपना रंग दिखाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कवि कहता है कि अब समय के रथ की आवाज को सुनो और सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। यानी कि कवि इन कविता में आई हुई पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम राजा हैं और एक राजा जैसे मनमानी करता है हम मनमानी करते रहेंगे और जनता हमको वोट देती रहेगी और जिताती रहेगी। आज नहीं तो कल जनता जाति, धर्म, भाषा सभी भेदभाव को भुलाकर एकजुट हो जाएगी और वोट फॉर वर्क जो काम करेगा उसी को वोट देगी, उसी के सर पर ताज रखेगी। अब आइए, कविता का भावार्थ हमने आपको समझाया, अब हम समझाने जा रहे हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर।
कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है हमारे देश की जनता की क्रांति की आवाज। हमारे देश की जनता की क्रांति की जो आवाज है वही समय के पहिए का घर घर नाद है। सदियों की सुसुप्त जनता अब सजग होकर शासन व्यवस्था में बदलाव के लिए व्याकुल होकर आगे बढ़ रही है, जिसकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता की अतिशय सहिष्णुता का बेजोड़ चित्रण किया है। कवि के अनुसार हमारे देश की जनता मिट्टी के उस अबोध प्रतिमा के समान है जो जारे पाले का दुख सहकर भी प्रतिक्रिया में अपना मुंह नहीं खोलती है। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? तो जनता के स्वप्न में अपार शक्ति होती है, उसके स्वप्न अजेय होते हैं। वे सदियों के अंधकार और अन्याय का अंत कर समाज के आकाश में सूरज की तरह चमचमाने और दहकने की शक्ति रखते हैं। जनता की इन इच्छाओं और स्वप्नों का कवि ने अत्यंत कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? तो विराट जनतंत्र की स्थापना में देश के प्रत्येक व्यक्ति की बराबर की हिस्सेदारी होती है। विराट जनतंत्र का आधार आम लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। इसलिए कवि प्रजा के सिर पर मुकुट धरने की बात कर रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था की बागडोर प्रजा के हाथों में ही होती है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? तो कवि के अनुसार आज के देवता किसान मजदूर हैं और वे हमें खेतों खलिहानों गांवों शहरों नगरों में निर्माण कार्य करते हुए मिलेंगे। कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करें। तो इस कविता में कवि यह दर्शाया है कि सदियों से सुसुप्त और शोषित पीड़ित जनता अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। अब वह किसी कुचक्र या छलावे का शिकार होकर नहीं रहेगी। वह तो एकजुट हो राजतांत्रिक व्यवस्था की मिट्टी पलीद कर देगी और जनतंत्र अब अपने हाथों में लेकर अपने लिए अपनी शासन व्यवस्था संचालित करेगी। इसी प्रश्न के साथ ये आपका पाठ समाप्त होता है। फिर हम कल एक नए पाठ के साथ मिलेंगे और आपको फिर जानकारी देंगे। आप इस लेक्चर को हमारे YouTube चैनल पर पुनः देख पाएंगे। YouTube चैनल का हमारा सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। पिछले सारे वीडियो हम आपके लिए अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अभी उसमें हम प्रश्न और उत्तर नहीं डाले हैं। कुछ दिन बाद हम उसमें जब आप फिर से उसको सुन लेंगे तो जो प्रश्न पढ़ाए हैं उस सबका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में हम अपलोड कर देंगे। आप हमारे चैनल से प्लीज जुड़िए और समय समय पर उन वीडियो को देखते रहिए और वहां पर और भी बहुत सी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको आसानी होगी कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ये वीडियो भी 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। आज रात 8 बजे से 8 बजे कि 9 बजे 8 बजे आज रात्रि 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर 12वीं कक्षा के कोई छात्र हो तो वह जरूर देखें। प्रीमियर जो है एक नए पाठ का लगा हुआ है और
ये सभी पाठ समाप्त होने के बाद आपको जो है हिंदी व्याकरण 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा सबको ध्यान में रखते हुए हिंदी का हम लोग व्याकरण की पढ़ाई करेंगे। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे और बहुत जल्द हम दोपहर में भी आप लोगों के लिए कोई एक और विषय लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको फेसबुक के जरिए मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमसे रिलेशन और रिश्ता बनाए रखिए।